निकाह जो हलाल प्रैक्टिस है उसको पाने के लिए वो एक हराम प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो खराब हो ही जाएगी। नाज़रीन, कश्मीर लाइव डिस्कशंस में आपका खैर मकदम है। आज जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्लैक मैजिक। कश्मीर अंडर अ स्पेल नाम से एक स्टोरी कुछ अरसा पहले शाया हुई और उस पर काम किया हमारे यहाँ साथी सहाफ़ी शादाब ने। शादाब ने कई पहलू जो है इस स्टोरी के हवाले से, इस मौजू के हवाले से सामने रखे और कई ऐसी मसाइल पे बात की जिनके बारे में जो पहले स्टोरी सामने आई हैं उनमें बात नहीं हुई थी। तो आज हम इस डिस्कशन के ज़रिए शादाब से जानेंगे कि इस स्टोरी में उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे पहलू हैं जो सामने रखे। शादाब, आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया बाबरा। शादाब, आप हमें ये बताइए कि इस स्टोरी पे काम करने का आइडिया आपको कैसे आया? जितना मैंने अपने आसपास देखा है ब्लैक मैजिक या सहर जिसे हम कहते हैं, तो मेरे जहन में भी कुछ सोशल मीडिया की मदद से, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो आता था जहाँ कब्रिस्तान में से तावीज़ निकलते थे, जहाँ घरों में से तावीज़ निकलते थे, और अपने आसपास अपने रिश्तेदारों से जब हम सुनते हैं, अपने दोस्तों से सुनते हैं, तो बहुत से लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते थे। और ये ऐसा एक टॉपिक है कि जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। शायद हमारी स्टोरी की वजह से, हमारी जो एक कोशिश है इसकी वजह से 1% ही सही सुधार आए। तो जो ये आइडिया है, ये जो मेरा समाज है, मेरी जो सोसाइटी है, उसी की वजह से मेरे जहन में आया। शादाब, इससे पहले भी कई ऐसी स्टोरीज जो है वो सामने आई हैं जिसमें ब्लैक मैजिक पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो आपने अपनी स्टोरी में क्या क्या ऐसे पहलू थे जो कि उनसे डिफरेंट थे और आपने वो सामने रखे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ केसेस लेके उनको डिस्कस करना स्टोरी में इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि केसेस भी इम्पॉर्टेंट है, आप किसी की कहानी बताते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में एक नोशन है हमारी सोसाइटी में और सब लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस होता है। तो इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लोर किया कि ब्लैक मैजिक और इस्लाम का क्या कनेक्शन है, ब्लैक मैजिक और हमारे कल्चर का क्या कनेक्शन है, क्योंकि कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लाम या दूसरे जो मज़हब हैं वो वक्तन फ़वक्तन आते रहे कश्मीर में, लेकिन उससे पहले भी ब्लैक मैजिक यहाँ था। इस्लाम के आने से पहले भी ब्लैक मैजिक यहाँ था। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि बंगाल जो हिंदुस्तान का एक रियासत है और कश्मीर, ये दो जगहें बहुत फेमस रही है ब्लैक मैजिक के लिए बहुत अरसे से। तो कश्मीर जो है, ये आज नहीं कि हम आज, अब सोशल मीडिया की मदद से हम थोड़ा ज़्यादा जान पाते हैं इस बारे में कि हाँ जी ब्लैक मैजिक हो रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी इवन बिफोर इस्लाम ब्लैक मैजिक यहाँ प्रैक्टिस होता था। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि हमें देखना था व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन ब्लैक मैजिक एंड रिलीजन। तो वो चीज़ मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मैंने डिफरेंट उलमा से बात की, मैंने उनके व्यू पॉइंट्स जाने। इस्लाम में ब्लैक मैजिक सही है, गलत है, और अगर गलत है तो उसकी सज़ा क्या है, वो सब चीज़ें भी इसमें मैंने कोशिश की कि मैं इसमें पहलू भी लाऊं। तो डिफरेंट यही था कि इस्लाम और कल्चर का जो एक मिक्स है वो भी इस स्टोरी में देखा गया। अब आप हमें ये बताइए कि आपकी स्टोरी में आपने बहुत सारे मिथ्स जो है वो भी डिबंक किए हैं, बिकॉज हमारे कश्मीर में अक्सर एक कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है ब्लैक मैजिक को। तो जब आपने वो मिथ्स डिबंक किए तो उनसे आपके सामने क्या क्या हकाइक जो है वो आए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, जैसे आपने कहा कि एक कम्युनिटी की तरफ इसको लिंक किया जाता है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक समझा जाता है कि शिया कम्युनिटी इन पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है। सो अगर हम नंबर्स के हिसाब से देखेंगे, मेजॉरिटी यहाँ सुन्नी पॉपुलेशन है एंड शिया पॉपुलेशन इज़ इन माइनॉरिटी। अगर शिया पॉपुलेशन प्रैक्टिस करती है, अगर उनका कोई आलिम है या उनका कोई जो भी पीर है जिसे आप कहेंगे, वो प्रैक्टिस करता है, तो उसके पास जाता कौन है ब्लैक मैजिक करवाने? मेजॉरिटी जो उनके क्लाइंट्स होते हैं ना, क्योंकि इट इज़ अ बिजनेस नाउ। ये इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, इसका शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ अ बिजनेस, इट्स अ वेरी क्लियर बिजनेस। जो भी लोग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक बहुत जगहों पे उनकी फिक्स्ड रेट्स हैं, फॉर दिस इतने हज़ार, फॉर दिस इतने हज़ार। ठीक है, तो अगर वो शिया लोग ही, हम मान लेते हैं, इसी नोशन पे हम चलते हैं कि शिया लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर शिया लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पास जाते कौन है, उनकी क्लाइंटेल क्या है?
दे हैव अ क्लाइंटेल जिसमें मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन है। तो अगर वो कम्युनिटी के वो चंद लोग गलत हैं तो इस कम्युनिटी के लिए ये चंद लोग गलत हैं, तो इक्वली हम सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती है, इसमें ओवरऑल सोसाइटी जो है वो सब कुछ कर सकती है। अगर मैं गलत हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि 10 और लोग जो मेरे घर में रहते हैं वो गलत होंगे। सिमिलरली अगर एक शिया कम्युनिटी में से कोई एक पीर उठ के आ जाता है फिर वो ये प्रैक्टिस करता है विच इज़ टेक्निकली हराम, जो प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, वो ये प्रैक्टिस करते हैं, उसका मतलब नहीं है कि जो 99.99% शिया पॉपुलेशन है वो गलत है। सिमिलरली इन केस ऑफ सुन्नीज। अब इसमें जितने लोगों से मैंने बात की, जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, जहाँ जहाँ पे मैं जा पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें हम रिवील भी नहीं कर पाते हैं, कुछ वैसी चीज़ें होती है। तो अगर 10 शिया लोग प्रैक्टिस करते हैं तो 15 सुन्नी लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट अब शिया माइनॉरिटी में है तो वो थोड़ा शायद ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ऐसा क्लियरली कहीं नहीं है। और जब आप इनको किसी शिया आलिम से पूछते हैं तो उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बताई कि हमारे नज़र में, हमारी फ़िक़्ह की नज़र में ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना सुन्नियों के सामने ये गुनाह है। ये उतना ही हराम है, इसकी उतनी ही सज़ा है जितनी सुन्नी फ़िरके में इसकी सज़ा है। तो इसमें शिया सुन्नी का डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एज अ सोसाइटी मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करें कि शिया सुन्नी से आगे बढ़ के हम जाएं और हम देखें कि ये हो क्यों रहा है और उस मसले पे काम करें। आपने अभी कहा कि हम देखें कि ये हो क्यों रहा है, तो आपने जब अपनी स्टोरी की रिसर्च की तो क्या क्या रीजंस थे जो आपके सामने आए कि इनकी वजह से ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया जाता है? देखिए, जितने मैंने केसेस लिए हैं इसमें, और कुछ केसेस ऐसे भी जो मैंने सुने जिनसे एक समझ आई, मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली, उससे यही समझ आता है कि मेजॉरिटी केसेस में अगर मेरे साथ किसी ने, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया है तो 99 और चलो 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें वो कोई अपना ही है। वो मेरी फैमिली में से कोई है, वो मेरे दोस्तों में से कोई है, वो मेरे रिश्तेदारों में से कोई है। क्योंकि एक थर्ड पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ती है उतनी ज़्यादा जितने आपके घर वालों को होती है। इसमें हसद जो शायद मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है, नहीं बढ़ना चाहिए था लेकिन बहुत बढ़ गया है। हमें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई अगर तरक्की करता है तो, हमें देखा नहीं जाता कोई अगर किसी ऊंचाई पे चला जाता है, कोई अच्छे मकाम पे पहुंच जाता है। आज हम हर चीज़ को बहुत बहुत छोटी नज़र से देखते हैं, तंग सोच रखते हैं इस मामले में कि मेरा कज़िन है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, अगर वो किसी अच्छी पोजीशन पे जाएगा तो डीप डाउन मुझे उससे जेलसी होगी। तो ये हसद जो है ना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस ब्लैक मैजिक का। वो चाहते हैं कि वो उसको किसी तरीके से नीचे गिराएं, और नीचे गिराने के मेरी समझ में 2 ही तरीके हैं। या तो आप खुद इतने काबिल बन जाओ कि आप उस पोजीशन से ऊपर चले जाओ, वो मेहनत करने का जज्बा हमें रहा नहीं है तो हम उन्हीं को नीचे गिराने के लिए ये ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे ऐसे भी केसेस थे जिसमें शादी के लिए कि कोई किसी लड़की को पसंद करते हैं, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन सामने वाले जो पार्टी है वो राज़ी नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनकी उस राय से, तो उनको पाने के लिए, वो चीज़ होने के लिए वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि किसी चीज़ को जो हलाल है, निकाह जो हलाल प्रैक्टिस है, उसको पाने के लिए वो एक हराम प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो ख़राब हो ही जाएगी। और इवेंचुअली इन केसेस में यही होता है। तो यही कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो है ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी सोसाइटी। आपने कई सारे केसेस डिस्कस किए अपनी स्टोरी में, कुछ एक चंद हमारे साथ शेयर करें आप। एक केस ऐसा था जिसमें एक छोटी लड़की थी, तकरीबन 13-14 साल की लड़की थी, जिस पे सहर किया गया था, और अपने ही एक क्लोज रिलेटिव ने सहर प्रैक्टिस किया था। उसके बाद वो तकरीबन 8वीं-9वीं जमात में पढ़ती थी जब से उस पर वो हो रहा है, लेकिन उसके असरात जो थे पहले काफ़ी कम थे, लेकिन विद टाइम वो इंक्रीज़ होते गए। और अब आप देखें, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, वो लड़की जब भी यूनिफॉर्म लगाती थी स्कूल के लिए, वो लड़की जब भी एग्ज़ाम के लिए जाती थी, वो लड़की जब भी अपनी किताबें खोलती थी, तब ही वो या तो बेहोश हो जाती थी, या तो ऐसी स्टेट में चली जाती थी जहाँ वो ये काम नहीं कर पाती, या तो वो स्कूल नहीं जा पाती, वो किसी न किसी बीमारी में वो मुब्तला रहती थी। तो वो ब्लैक मैजिक वाज देयर जस्ट टू स्टॉप हर फ्रॉम हर स्टडीज़।
ठीक है। और विद टाइम वो इतना बढ़ गया कि उसके माँ बाप ने हर चीज़ ट्राई की एंड फाइनली दे डिस्कवर्ड कि वो शख्स कौन है, और वो उसके पास भी गए। अब देखें कितना खतरनाक है, वो उसके पास गए, उससे मिन्नतें की कि इसे वापस करो। उसने कहा आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं इस चीज़ को वापस कर सकूं, रिवर्स कर सकूं। तो वो खुद भी उसे वापस नहीं कर पाया। तो उसे पढ़ाई से रोकने के लिए, जबकि 13-14 साल की लड़की थी, उससे क्या ही खतरा था किसी और को, लेकिन उसके शायद माँ बाप से जिद थी, हसद था, क्या था, तो उनके बच्चों को पढ़ाई से रोकने के लिए ओवरऑल उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, और वो तकरीबन 2 से 3 साल उस ट्रॉमा में रहे, हर जगह कोशिश करते रहे एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ फाइन। लेकिन ऐसे केसेस होते हैं जहाँ वो जिद की वजह से, हसद की वजह से छोटे छोटे बच्चों को विक्टिम बनाते हैं, और वो बच्चे फिर जिंदगी भर सफ़र करते हैं। जब ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस होती है, इन विक्टिम्स पे क्या क्या रिपरकशंस होते हैं? देखिए, रिपरकशंस डिपेंड करता है कि क्या होंगे। जैसे मैंने कुछ केसेस देखे, कुछ केसेस तो ऐसे थे जिसमें उनके पैसे गायब हो जाते थे, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे थे क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिस है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, जो इसमें शख्स इन्वॉल्व होता है, जिस पे ये किया जाता है, वो फिर अपनी सेंसेस में नहीं रहता है जब इस पे असर हो जाता है। तो उसे कुछ बेचारे को पता नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, कहाँ हो रहा है। वो कभी सड़क पे गिर जाएगा, कभी वो आपा खो देगा अपना, और वो कुछ भी हरकतें करता है, चीज़ें तोड़ता है, सामान तोड़ता है, घर से भाग जाता है। सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती है उनमें, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां सुसाइड्स अटेम्प्ट की गई है लोगों ने, और बाद में मालूम हुआ कि ये मेंटली स्टेबल था शख्स, लेकिन इसमें सहर हुआ था और इसकी वजह से ये हरकतें कर रहा था। अब आज के टाइम पे ये भी एक नोशन है, ठीक है। देखें, हम साइंस के टाइम पे रहते हैं। आज हमारी ऐसी भी बीमारियां हैं समाज में जिसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि सहर इज़ ऑल्सो देयर। मैं नहीं कहता हूँ कि हर वो शख्स जो जहनी मरीज़ है उस पर सहर ही हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है हर वो शख्स जो जहनी मरीज़ है उसे किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसे डिप्रेशन हुआ है या वो एनजाइटी का पेशेंट है, उस पर सहर भी हो सकता है। तो आपको ये साइड भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ क्लियरली मेंशन इन आवर बुक्स, जो हमारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, जो हमारी रिलीजियस बुक्स है, उस पर मेंशन है सहर के बारे में भी। और आज भी आप किसी बड़े समझदार आलिम से पूछेंगे, उलमा से पूछेंगे, जो भी आपके मस्जिदों के खतीब हैं, आपके इमाम हैं, उनसे भी पूछेंगे तो सहर इज़ देयर, इसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात की है, और इसका इलाज भी बताया है। एट द सेम टाइम कुछ आयात हैं, कुछ सूरे हैं जिनको कहा गया है पढ़ने के लिए, और जो आपके इमाम हैं आपको कंसल्ट करना चाहिए उनको भी एट टाइम्स, जो आपके मुफ्ती हैं उनको भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि दे नो रिलीजन वे बेटर देन अ ले मैन। तो उनके पास जाएं, उनसे समझें कि इसको क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। अब देखें, इसमें छोटी सी चीज़ यूजुअली हम बोलते हैं कि नज़र हो गई। नज़र बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र आदम का भी जिक्र किया है। तो ये चीज़ें होती है, अगर इनके बारे में इस्लाम में जिक्र है तो इट इज़ देयर, लेकिन कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सहर का इलाज करते रहें और फिर सहर हो ही ना, उस बेचारे बच्चे को डिप्रेशन हो, उस पे ध्यान ना दिया जाए। तो ध्यान दोनों चीज़ों पे दें, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने अपनी स्टोरी के ज़रिए इम्प्लीकेशंस के बारे में तो जाना ही होगा ना, कि कैसे पता चल सकती है कि किसी इंसान पे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस की गई है, अगर वो आप हमसे थोड़ा शेयर करें। देखिए, इम्प्लीकेशंस मैं एज सच तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इम्प्लीकेशंस बता सकूँ आपको, लेकिन हाँ कुछ शायद कुछ ऐसी चीज़ें एक इंसान में हो जाती है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। उसे यूजुअली 10 में से 8 बार पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे वो शख्स, एक और शख्स थे, वो अगर खाना खाते थे, वो खाना खाते खाते ही रुक जाते थे और उन्हें पता नहीं चलता था और बेहोश हो जाते थे। तो वैसी कंडीशंस हो जाती है। आप जाएं, आपके आसपास आपके उलमा हैं, आपके मस्जिद के इमाम हैं, आपके घर के मर्द मस्जिद जाते हैं, तो आप उनसे बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि हज़ारों ऑप्शंस है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम है सल्यूशन नहीं है। एंड रिलीजन में भी उसका सल्यूशन है और साइंस में भी उसका सल्यूशन है। अगर वो कोई हेल्थ इशू है
तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन अगर कोई वो ऐसा इशू है जिसका रिलीजियस आपको जवाब चाहिए, रिलीजियस सोल्यूशन चाहिए, तो वन शुड डेफिनेटली कंसल्ट समवन हु इज़ मोर इनटू रिलीजन, जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता हो, वो आपको गाइड करेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि आप देखें ना कि किस तरीके से ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो हमको अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर उलमा इकराम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा बहुत बार मस्जिदों में इसके बारे में बात होती भी है और वो कोशिश करते हैं कि वो उन्हें बताएं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी आयत हैं जो पढ़नी चाहिए, जैसे बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। तो जब आप स्टोरी कर रहे थे शादाब, आप ऐसी जगहों पे गए भी होंगे जहाँ ये प्रैक्टिस होती है, तो जब विक्टिम्स के साथ आपने बात की या फिर मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ आपने बात की, तो अप्रोच कैसा रहा आपका या उनका आपकी तरफ? देखिए, इस्लामिक स्कॉलर्स जिनसे भी मैंने बात की उनका अप्रोच बहुत अच्छा था, चाहे फिर वो सुन्नी मसलक से हो या शिया मसलक से हो। यहाँ हमें समझना चाहिए कि देयर इज़ नो शिया सुन्नी व्हेन इट कम्स टू दिस, क्योंकि शायद हम में बहुत इख्तलाफ राय बहुत सारे मसलों पे हो सकती है शिया सुन्नी के दरमियान, लेकिन इस पे नहीं है। इट इज़ वेरी क्लियर। आप सुन्नी आलिम जो सुन्नी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इट इज़ क्लियरली हराम। जब मैं शिया आलिम के पास गया तो उन्होंने भी कहा इट इज़ क्लियरली हराम। वो भी वही चीज़ कह रहे हैं, ये भी वही चीज़ कह रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि इसमें शिया सुन्नी बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चीज़ है कि मेरे हिसाब से जहाँ शिया आलिम और सुन्नी आलिम को शायद जॉइंटली एक कैंपेन रन करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इससे तंग आ गए हैं। आप सोचिए ना, एक शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है इन जिस भी तरीके से कि उन्हें कहा जाता है कि ये सहर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो शिया आलिम जो बेचारे ने कभी सहर प्रैक्टिस नहीं किया, जो हमेशा अच्छी बात सामने रख रहे हैं, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा यही सुनना पड़ता है कि तुम्हारी कम्युनिटी के लोग ऐसा करते हैं, और करते हैं। बहुत सारे लोग शिया कम्युनिटी में ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम सुन्नी कम्युनिटी में भी ऐसा करते हैं। लेकिन अब एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि ज़्यादा वो करते हैं, हाँ, स्टीरियोटाइप बन गया है कि नहीं जी शिया लोग ज़्यादा करते हैं। बट अगर आप रिसर्च करेंगे, जो भी हमें देख रहे हैं, आप खुद से रिसर्च करें, आप सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, आप उन जगहों पे जाएं जहां ये प्रैक्टिस होती है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप उन लोगों से बात करें जो ये करते हैं, तो आपको इक्वल स्टेक होल्डर्स मिलेंगे इस बिज़नेस में। तो ये बिज़नेस बन गया है, इसमें शिया सुन्नी का कोई ये डिवाइड नहीं रहा है, क्योंकि एक जो बाईमान शख्स होगा, जिसका ईमान अभी 1% भी ज़िंदा होगा, वो ये प्रैक्टिस कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस है जो शायद किसी की जान भी ले सकता है, किसी का घर तबाह कर सकता है, फाइनेंशियली उसे तबाह कर सकता है, मेंटली उसकी कंडीशन को ख़राब कर सकता है। विक्टिम्स ने आपसे बात की, मतलब जो इसके विक्टिम्स रहे होंगे? जी। तो क्या वो ओपन थे बात करने के लिए? हाँ, बहुत सारे थे। जैसे एक केस मैंने आपको बताया, एक और केस ऐसा था जिसमें सेम चीज़ें उनके साथ हुई थी। वो थे क्योंकि नाम वो शेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आइडेंटिटी अपनी रिवील नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो इसलिए खुल के बात कर पाए शायद क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा उन्हें मालूम है जिनके साथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनका। तो उन्हें पता है कि जब ये किसी के साथ होता है तो कितना बुरा होता है। जब कोई ब्लैक मैजिक का, सहर का विक्टिम बनता है तो वो किस अजाब से, किस तकलीफ़ से गुजरता है। तो इसीलिए शायद वो लोग बहुत ओपन थे इसके बारे में बात करने के लिए। शादाब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इस इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। नाज़रीन, कश्मीर लाइव डिस्कशन के आज के शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।